Hello everyone, this is your teacher Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. आज मैं आपको चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक टॉपिक धारा मापी अर्थात गैल्वेनोमीटर के बारे में बतलाने वाला हूं। ये धारा मापी क्या होता है? धारा मापी इसकी अंग्रेजी होती है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जैसा कि नाम से साफ स्पष्ट होता है कि धारा को मापने वाली युक्ति, धारा को मापने वाली युक्ति धारा मापी कहलाती है। बिल्कुल सही। एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली अल्प धारा को मापा जाता है या विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, यह आपका धारा मापी कहलाता है। इट मीन्स इसको यूं समझा जाए कि यह विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के बारे में हमें जानकारी देता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही। अर्थात अल्प वैद्युत धारा को मापने वाली युक्ति धारा मापी कहलाती है, गैल्वेनोमीटर कहलाती है। अब धारा मापी दो प्रकार के होते हैं। धारा मापी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार चल कुंडली धारा माप। दूसरा चल चुंबक धारा माप। ये जो चल कुंडली धारा मापी है इसे मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं और ये जो चल चुंबक धारा मापी है इसे मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब चल कुंडली धारा मापी क्या है और चल चुंबक धारा मापी क्या है? चल कुंडली, चल का मतलब क्या? मूव करना, घूमना। और कुंडली अर्थात ऐसा धारा मापी जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। अर्थात एक ऐसा धारा मापी जिसमें कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है और चुंबक स्थिर रहता है। फिर से समझिए, एक ऐसी धारा मापी जिसमें कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है और चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है वह स्थिर होता है। क्योंकि यहां कुंडली
चल कुंडली अर्थात कुंडली मूव कर रहा है लेकिन चुंबक स्थिर है। अब चल चुंबक धारामापी क्या है? तो इसके नाम से ही आपको स्पष्ट होगा कि चल चुंबक अर्थात यह एक ऐसी धारामापी है जिसमें चुंबक घूमने के लिए स्वतंत्र होती है लेकिन कुंडली स्थिर होती है। अब दोनों को फिर से मैं आपको समझाता हूं। एक ऐसी धारामापी जिसमें धारावाही कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तथा चुंबक स्थिर होती है, चल कुंडली धारा मापी कहलाता है। और एक ऐसी धारा मापी जिसमें चुंबक घूमने के लिए स्वतंत्र होती है लेकिन कुंडली स्थिर होती है, चल चुंबक धारा मापी कहलाती है। अब प्रैक्टिकली रूप से प्रायोगिक दृष्टिकोण से चल कुंडली धारा मापी चल चुंबक धारा मापी से काफी बेहतर होता है। इसलिए प्राय चल कुंडली धारा मापी के बारे में ही हमें अध्ययन करना पड़ता है। तो चल कुंडली धारा मापी भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है जिसको हम लोग कहते हैं निलंबित धारा मापी, जिसको कहा जाता है सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर। और दूसरा होता है कीलकित धारा मापी, जिसको पाइवोटेड गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा देखा जाए, मैं इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा, पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से समझा जाए। सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर और पाइवोटेड गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है? सब धारा मापी ही, क्योंकि सभी धारा मापी के सिद्धांत एक ही होते हैं और साथ ही साथ कार्य विधि भी समान होते हैं, लेकिन रचना में थोड़ा सा अंतर होता है। अर्थात सारे धारा मापी एक ही होते। तो ये जो निलंबित धारा मापी है, यह एक ऐसी धारा मापी होती है जिसमें कुंडली को फॉस्फर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती के सहारे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है और यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। फिर से समझे, पाइवोटेड की बात बाद में करेंगे। सस्पेंडेड का मतलब क्या? लटका होना अर्थात निलंबित। तो एक ऐसी धारा मापी जिसमें कुंडली को एक फॉस्फर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती, फॉस्फर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती क्यों लेते हैं? क्योंकि यह पत्ती अवितान्य होती है और इससे शुद्ध वैद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। तो इस धारा मापी में क्या होता है कि क्वाइल को
फॉस्फर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है और यह कुंडली प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है और इसके विक्षेप को, चूंकि यह घूमेगी तो डिफ्लेक्शन होगा, तो इसके विक्षेप को लैंप व स्केल समायोजन की विधि से हम प्राप्त कर लेते हैं। ये एक एडजस्टमेंट है, लैंप व स्केल एडजस्टमेंट है। इस विधि में किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती और विद्युत परिपथ में जो प्रवाहित धारा होती है उसका मापन हम आसानी से कर लेते हैं। तो जो डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि पतली पत्ती जब लटकती है और वह कॉइल घूमेगा तो विक्षेपक होगा, विक्षेपण होगा। तो विक्षेपक को प्राप्त करने के लिए लैंप व स्केल समायोजन की मदद ली जाती है। अब कीलकित, जिसको पाइवोटेड, पाइवोटेड का मतलब होता है कि संयोजक पेंच से जुड़ा होना। इसमें हम लोग दो चूलों की मदद से कॉइल को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर छोड़ देते हैं, जिसमें वह घूमने के लिए स्वतंत्र होता है और इसका विक्षेप जो हमें प्राप्त होता है वह संकेतक की मदद से वृत्ताकार पैमाने के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसमें लैंप व स्केल समायोजन की मदद से और इसमें संकेतक के द्वारा वृत्ताकार पैमाने से इसे प्राप्त किया जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा और आपको बताते हैं कि चल कुंडली धारा मापी ऐसी धारा मापी होगी जिसमें कुंडली घूमती है। इसमें क्या होगा? कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है और इसमें क्या? चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, लेकिन कुंडली स्थिर होती, और निलंबित धारा मापी में क्या होगा? निलंबित धारा मापी में कुंडली को फॉस्फर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती के सहारे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है और साथ ही साथ इसके विक्षेपक को लैंप व स्केल समायोजन की मदद से ज्ञात किया जाता है। इसमें विक्षेपक को लैंप और स्केल समायोजन की मदद से ज्ञात किया जाता है। समायोजन की मदद से ज्ञात
किया जाता है। और कीलकित में कुंडली को दो चूलों की मदद से, दो चूल अर्थात पाइवोट, दो चूलों की मदद से लटकाया जाता है और इसके विक्षेपक को संकेतक की मदद से वृत्ताकार पैमाने से पढ़ा जाता है। वृत्ताकार पैमाने से ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि धारा मापी क्या है और धारा मापी के प्रकार क्या है और इसमें चल कुंडली धारा मापी के प्रकार क्या है। तो ये डायग्राम जो मैंने बनाया, ये धारा मापी आप तो देख लिए कि धारा को मापने वाला युक्ति। चलिए, लेकिन इस युक्ति में जो मैंने बताया आपको, चल कुंडली धारा मापी, चल चुंबक धारा मापी, निलंबित धारा मापी, कीलकित धारा मापी, इन सभी धारा मापियों की कार्य विधि और सिद्धांत समान है, लेकिन रचना में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है चल कुंडली धारा मापी। तो अब मैं चल कुंडली धारा मापी की रचना, सिद्धांत और विशेषताओं के बारे में बात करूंगा, तो इसे आप नोट। अब देखिए, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन चल कुंडली धारा मापी की है। इस कंस्ट्रक्शन में मैं आपको बताता हूं कि ये क्वाइल है, क्वाइल अर्थात कुंडली। और यह कुंडली किसकी बनी हुई है? यह कुंडली किसकी बनी हुई है? तो यह क्वाइल या तो आयताकार अथवा वृत्ताकार क्वाइल होती है, जो तांबे के पृथक्कृत तारों को एल्युमिनियम के फ्रेम में लपेट कर बनाई जाती है। फिर से समझिए, ये जो आप देख रहे हैं जिसको हम क्वाइल कहते हैं, क्वाइल का मतलब कुंडली होती है। इस कुंडली या कुंडली का जो आकार होता है, या तो यह आयताकार लिया जाता है या तो यह वृत्ताकार लिया जाता है। तो यह आयताकार अथवा वृत्ताकार कुंडली होती है, जिसमें तांबे के पृथक्कृत तारों को अर्थात सेपरेटेड वायर होना चाहिए, तांबे के पृथक्कृत तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम, ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम के बने हुए फ्रेम है, एल्यूमिनियम के फ्रेम में अलग अलग कई एक लपेटों से लपेट कर बनाई जाती है। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये क्रोड कहलाता है। ये नरम लोहे का क्रोड होता है, इसको हम लोग कोर बोलते हैं, कोर। ये आपका जो है सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। ठीक है। अब चूंकि यह कुंडली तो तैयार हो गई, इस कुंडली के ऊपर ये प्लेन मिरर है जिसको समतल दर्पण आप कहते हैं। प्लेन मिरर चाहे अवतल दर्पण भी लिया जाता है। तो
ये एक वृत्ताकार दर्पण लिया गया है और इस कॉइल को एक फॉस्फर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती के सहारे लटका दिया गया। फॉस्फर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती के सहारे लटका दिया गया और इसको कहते हैं मरोड़ी टोपी। इसको टॉर्सन कैप कहते हैं, मरोड़ी टोपी इसको बोला जाता है, मरोड़ी टोपी। अर्थात इस मरोड़ी टोपी के सहारे फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती में हम लोग कॉइल को लटका देते हैं, जिससे यह कॉइल आसानी से घूमता रहे और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम लोग एक चुंबक लेते हैं NS, जिसका क्षेत्र अवतल, ये पृष्ठ इसका होता है अवतल, रेडियल होता है, जिसमें यह इसके ध्रुवखंड रेडियल होता है, जिसके कारण यह आसानी से घूमता रहता है और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती रहती है। और इस कॉइल के नीचे एक स्प्रिंग होता है और इस स्प्रिंग को हम लोग एक संयोजक पेंच T2 से जोड़ देते हैं। यह संयोजक पेंच कहलाता है, संयोजक पेंच T2 से जोड़ देते हैं, इसको कनेक्टिंग स्क्रू बोलते हैं। और ये जो टॉर्सन कैप है, इसका मतलब ये भी मूव करता है, अर्थात जब ये कॉइल नाचेगा तो फॉस्फर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती भी घूमेगी और साथ ही साथ ये प्लेन मिरर भी घूमेगा, अर्थात ये वृत्ताकार दर्पण भी घूमेगा। और दर्पण क्यों लगाते हैं? इसका काम, ये संकेतक का काम होता है, ये आपके डिफ्लेक्शन को मेजर करेगा, इसका काम डिफ्लेक्शन मेजर करना है। और ये जो है टॉर्सन की को एक दूसरे संयोजक पेंच से हम लोग जोड़ते हैं, जिसको T1 कहते हैं। ये कनेक्टिंग स्क्रू होता है, कनेक्टिंग स्क्रू। और ये दोनों स्क्रू जो आप देख रहे हैं T1 और T2, ये बाह्य परिपथ से कनेक्ट होता है, इसको हम लोग बाह्य परिपथ से कनेक्ट करते हैं। तो फिर से एक बार समझा जाए इस चीजों को कि इसमें एक आयताकार अथवा वृत्ताकार कुंडली होती है, जिसमें तांबे के पृथक्कृत तारों के एल्युमिनियम के फ्रेम में पास पास लपेट दिया जाता है और इसे एक फॉस्फर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती के सहारे लटका दिया जाता है। इसमें एक वृत्ताकार दर्पण लगा होता है, जो पत्ती के घूमने के कारण, अर्थात कॉइल के घूमने के कारण यह भी घूमता है। और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं NS, ये एक अस्थायी चुंबक होता है, तो NS ले लेते हैं और साथ ही साथ इसके नीचे, इस कॉइल के नीचे एक स्प्रिंग ले लेते हैं। अब देखिए, और इस स्प्रिंग को एक संयोजक पेंच T2 से कनेक्ट करते हैं और इस टॉर्सन की को, जो हमारा मरोड़ी टोपी है जिससे हमारा फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती लटकी हुई है, इसको हम लोग एक दूसरा संयोजक पेंच जो हमारा T1 से कनेक्ट करते हैं और दोनों संयोजक पेंच को बाह्य परिपथ से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इससे विद्युतशीलता का मान, चुंबकशीलता का मान बढ़ जाता है और हम आसानी से इस युक्ति का कार्य ले पाते हैं। अब आपके समझ में एक बात आ रही होगी कि जब कॉइल घूमेगा स्वतंत्रता पूर्वक तो यह कुंडली भी घूमेगी और कुंडली में ऐंठन, कुंडली में विक्षेपक बलयुग्म भी कार्य करेगा, साथ ही साथ स्प्रिंग भी घूमेगा, स्प्रिंग में भी विक्षेपक बलयुग्म भी कार्य करेगा। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अभी कंस्ट्रक्शन तो आप समझ गए कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। अब बात आती है कि
इसके सिद्धांत क्या है? सिद्धांत जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? तो कहता है जब किसी धारावाहिक कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उसे साम्यावस्था की स्थिति से विक्षेपित करता है। तो समझिए, जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को साम्यावस्था से थीटा कोण पर विक्षेपित करता है। अतः लगने वाला विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण टॉर्क बराबर NIAB साइन थीटा। यहां n क्या है? जहां n फेरों की संख्या, n क्या हो गया? फेरों की संख्या। I हो गया प्रवाहित होने वाली धारा, A हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, B हो गया चुंबकीय क्षेत्र, अब साम्यावस्था की स्थिति में क्या होता है कि इस कॉइल के घूमने के कारण जो विक्षेपक बल युग्म कार्य करता है, यह इसके बराबर और विपरीत, इसके विपरीत ये जो हमारा स्प्रिंग है इस पर भी एक बल युग्म कार्य करता है, क्योंकि स्प्रिंग भी घूमती है। तो स्प्रिंग के घूमने के कारण इस पर ऐंठन बल युग्म कार्य करता है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, जब कुंडली घूमती है तो फॉस्फर, ब्रोंज की पत्ती F तथा स्प्रिंग S में ऐंठन उत्पन्न होती है और
जिसके फलस्वरूप ऐंठन बल युग्म विक्षेपक बल युग्म के विपरीत दिशा, विक्षेपक बल युग्म के विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है। क्योंकि जब कुंडली घूमेगी तो हमारा ये पत्ती भी घूमेगा और ये स्प्रिंग भी घूमेगा। तो कुंडली के घूमने के कारण विक्षेपक बल युग्म कार्य कर रहा है और इन दोनों के घूमने के कारण हमारा ऐंठन बल युग्म कार्य कर रहा है। तो ऐंठन बल युग्म विक्षेपक बल युग्म के विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है। यदि ऐंठन कोण फाई रेडियन हो तो स्प्रिंग पर लगने वाला ऐंठन बल युग्म आघूर्ण बराबर सी फाई। क्योंकि ये जो बल युग्म है, ऐंठन बल युग्म जो है उसको सी मान लिया गया है। चूंकि फाई रेडियन ऐंठन कोण है तो टोटल बल युग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा, सी फाई। और साम्यावस्था में क्या हो जाएगा कि ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। कौन सा? तो दोनों टॉर्क का वैल्यू है NIAB फाई बराबर NIAB बराबर सी फाई, NIAB बराबर सी फाई। और इसको हम थोड़ा सा, चूंकि हम ये छूट गया है, NIAB साइन फाई बराबर सी फाई। इससे I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी फाई बाय NAB साइन फाई। ये हो गया विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण और ये हो गया ऐंठन बल युग्म आघूर्ण। दोनों मान आपस में बराबर कार्य कर रहे हैं विपरीत दिशा में, लेकिन साम्यावस्था में दोनों मान आपस में बराबर है। इससे I का मान निकाल दिए सी फाई बाय NAB साइन फाई। अब देखिए, चूंकि C बाय NAB इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बराबर होता है, तो हमारा I क्या हो गया, I बराबर के फाई बटे साइन फाई, या इसको आप I समानुपाती फाई बाय साइन फाई। इससे यह पता चलता है कि धारा मापी में प्रवाहित धारा यह फाई के समानुपाती अर्थात ऐंठन कोण के समानुपाती और ऐंठन कोण के ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारे सिद्धांत हुए जिसके वैल्यू हमने निकाला I इक्वल टू के फाई बाय साइन फाई या I समानुपाती फाई बाय साइन फाई। इसे नोट कर। अब देखिए त्रिज्य क्षेत्र इसमें क्या होता है। त्रिज्य क्षेत्र, इसको हम लोग रेडियल फील्ड कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आप एक मैग्नेट लेते हैं NH, जिसके ध्रुव खंड अवतल होते हैं अर्थात रेडियल होते हैं, और नर्म लोहे इसके क्रोड में लिए जाते हैं जिसकी चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है, और कुंडली के तल के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण जो फाई है, इसमें फाई का मान 90 डिग्री होता है। इसका मतलब यह हो गया कि साम्यावस्था की स्थिति में विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण
ये बराबर ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण, ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण। अब क्या होगा, इसका मान NIAB साइन 90 डिग्री और इसका मान C5। अब इसके द्वारा आपका वैल्यू NIAB इक्वल टू C5, इसका मान I का वैल्यू हो जाएगा C5 बाय NAB, C5 बाय NAB या C बाय NAB इंटू 5। यहां C बाय NAB को हम कैपिटल G बोलते हैं। कैपिटल G क्या है? कैपिटल G को हम लोग बोलते हैं धारा मापी का परिवर्तन गुना, परिवर्तन गुना। यह भी एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। तो हमारा क्या हो गया, I बराबर G5 या I समानुपाती 5। तो इस प्रकार रेडियल फील्ड में क्या मैंने बताया आपको, क्योंकि जब आप प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली को घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले जो चुंबक होते हैं उनके अवतल ध्रुव खंड होते हैं जो रेडियल फील्ड का निर्माण करते हैं। और रेडियल फील्ड में चुंबक कुंडली के तल पर अविलंब और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण हमेशा ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है। तो दोनों मानों को मैंने लिखा, इससे I का मान निकाला और C बाय NAB एक कांस्टेंट है जिसे धारा मापी का परिवर्तन गुणांक कहते हैं। तो C बाय NAB इक्वल टू G या I इक्वल टू G5 या I समानुपाती 5। अब देखिए इसके बाद का जो हमारे पास टॉपिक आता है इसी का, वो आता है धारा मापी की सुग्राहिता। कि धारा मापी की सुग्राहिता क्या है। कहता है कि यदि कुंडली से थोड़ी सी धारा प्रवाहित की जाए और विक्षेप पर्याप्त मात्रा में आ जाए, फिर से समझिए, इसको हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कुंडली में अल्प धारा प्रवाहित की जाए और पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न हो तो इसे कुंडली की सुग्राहिता, इसे धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। अर्थात प्रति एकांक प्रवाहित धारा में उत्पन्न कुंडली में विक्षेप धारा मापी की सुग्राहिता कहलाता है, जिसे S से डिनोट करते हैं और S इक्वल टू 5 बाय I। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति एकांक, तो कहता है कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने के कारण पर्याप्त विक्षेप कुंडली की या धारा मापी की सुग्राहिता कहलाता है। इसे S से निरूपित करते और S बराबर 5 बाय I। अब देखिए 5 बाय I का मतलब 5 तो ठीक है और I का मतलब क्या, C5 बाय NAB। और यहां से क्या हो गया 5 बाय C5 और इंटू NAB। तो आपका 5 कैंसिल, रिजल्ट NAB बाय C किसके बराबर, S के बराबर। तो कुंडली अर्थात धारा मापी की जो सुग्राहिता होती है कि धारा मापी के प्रति एकांक धारा में के कारण जो विक्षेप उत्पन्न होता है वह उसकी सुग्राहिता कहलाती है। और ये 5 बाय I के बराबर होता है। 5 और I का मान डाल दिए,
सारे मान कट गए, S इक्वल टू NAB बाय C। अब मैं चल कुंडली धारा मापी की कुछ विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बहुत अधिक होती है, और सुग्राहिता अधिक होने के कारण हम अल्प से अल्प धारा, इट मीन्स 10⁻⁻⁶ एम्पियर के करंट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं यदि परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो। दूसरी विशेषता कि चल कुंडली धारा मापी का उपयोग करने के पहले इसे समंजन करने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इस युक्ति को लगाइए और पता कर लीजिए कि धारा प्रवाहित हो रही है और कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस युक्ति के प्रयोग करने से पहले कोई समंजन करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी विशेषता इसमें यह है कि चल कुंडली धारा मापी में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, इसलिए निर्बल क्षेत्रों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए चल कुंडली धारा मापी बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि यह परिपथों में प्रवाहित धारा के मान को ज्ञात करता है। हम इससे आसानी से अल्प धारा भी अगर प्रवाहित होती है तो उसके मान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा धारा मापी टॉपिक समाप्त हो रहा है। अब अगले टॉपिक में मैं संट के बारे में चर्चा करूंगा। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कीजिए। धन्यवाद।